हाँ भाई, देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में, अब जरा शांत रहिएगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा और हमने सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब जरा आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कर्व सरफेस कैलकुलेट करेंगे। टोटल 3 डेरिवेशन इसमें, तीनों हमें करनी है और इन पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन लिक्विड की फ्री सरफेस की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि फ्री सरफेस कैसा शेप गेन करती है, स्फेरिकल। कैसा शेप गेन करती है, स्फेरिकल का। सर मैसेज नहीं दे रहा था मैंने। अबे यार बैठो, जल्दी इधर आओ, गेट बंद करो। हाँ बस स्टूल ले लो, एक जल्दी बैठो जल्दी। ऐसे नहीं, अरे रुक लो। गोल्डन कड़ा हमारे पास, लोहे का तार। चलिए, अरे पहन लोगे यहाँ से सरक जाए। अभी कुछ लिखना भी नहीं मुझे, अभी सुनो ध्यान से, इधर देखिए। हाँ जरा शांत हो जाइए। देखिए लास्ट क्लास में हम सभी ने सरफेस, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे डेरिवेशन कंप्लीट करानी है इसलिए समय व्यर्थ ना करिएगा। देखिए, साइलेंट करो उसे जल्दी। तो मैं भी कर लूँ साइलेंट। तो लास्ट क्लास में हम सभी ने सरफेस टेंशन पढ़ा, सर थैंक यू, सरफेस एनर्जी पढ़ी, और क्या पढ़ा हमने, सरफेस एनर्जी के सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अच्छा, मैंने आपको, अब जरा ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है कैसा शेप गेन करती है, स्फेरिकल। चाहे वो सोप बबल हो, चाहे वो लिक्विड ड्रॉप हो, चाहे वो एयर बबल हो, सबके सब कैसा शेप लेते हैं, स्फेरिकल। और इसका कारण मैंने आपको बताया था कि हमारी सरफेस जो है वो मिनिमम एरिया लेना चाहती है ताकि आपका जो है उस वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। बताया था कि नहीं बताया था? ये सारा कुछ मैंने आपको सरफेस टेंशन जब शुरू करा था उसी वक्त बताया था। अब एक दूसरी चीज ऑब्जर्व करी गई, वो ऑब्जर्व क्या करी गई जरा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा फिश एक्वेरियम है आपके घर में, मान लीजिए उसमें बॉटम में यहाँ बबल्स बनाने वाली मशीन लगती है। एक छोटा सा बबल यहाँ पर बनता है, वो मशीन एक छोटा सा बबल बनाती है। जब वो बबल ऊपर बढ़ता है तो उसका साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। एक छोटा सा बबल मान लीजिए बॉटम में बना, ठीक, स्फेरिकल शेप गेन करेगा, और जब वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो उसका शेप बढ़ता चला जाएगा। और आप जब एक सोप बबल बनाते हैं, जैसे आपने वो फुग्गे वाली मशीन से सोप बबल बनाए, जो आता है ना मेले में मिलती है, डिप कर फुर्र ढेर सारे बबल्स बन गए। थोड़ी देर बाद सारे बबल्स क्या हो जाते हैं, प्रेग्ड हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? प्रश्न उठता है क्यों होता है। और लिक्विड की एक छोटी सी ड्रॉप, लिक्विड की एक ड्रॉप भी अपने साइज को बढ़ाने की कोशिश कर, मतलब लिक्विड की ड्रॉप के साथ भी सेम यही सीन होता है जो इसके साथ हो रहा है। लिक्विड की स्मॉल ड्रॉप भी अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करती है। प्रश्न उठता है क्यों, आखिर ये चीज क्यों देखी जाती है। एयर बबल में आपको बहुत क्लियरली ये विजिबल होगा। एयर बबल आप देखेंगे, आप फिश एक्वेरियम में देखिएगा, नीचे की तरफ एक छोटा सा बबल बनेगा, ऊपर आते आते उसका साइज जो है पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रश्न उठता है, अच्छा ये चीज सोप बबल के साथ भी होती है, लेकिन सोप बबल में आप ये चीज ऑब्जर्व करें, इससे पहले ही सोप बबल प्रिक्ड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है मैं आपको भी उसका कारण भी बताऊंगा। और लिक्विड ड्रॉप भी, अगर आप एक स्मॉल लिक्विड ड्रॉप बनाते हैं तो वो अपने एरिया को बढ़ाने की, अपने एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करने की कोशिश करती है, सेम ऐसी जैसे एयर बबल कर रहा है। प्रश्न उठता है कि सारी की सारी कर्व सरफेस ऐसा बिहेवियर रख क्यों रही है। हमारा सोप बबल, आप एक सोप बबल बनाइए, वो थोड़ी देर हवा में रहेगा, उसके बाद वो प्रिक्ड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, उसके पीछे का रीजन है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कर्व सरफेस। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कर्व सरफेस। अब इसको समझने का तरीका क्या है ये जरा समझते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, आपने एक पानी की बाल्टी है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है, या कहीं पर भी एक, मतलब एक लेक है या कुछ भी है, क्या वहां पर स्फेरिकल शेप होता है पानी का? क्या लेक में आप जाते हो ऐसे स्फेरिकल शेप मिलता है? नहीं, बिल्कुल फ्लैट। क्यों? By the Pascal's law, pressure at every point is what? Same. If we will ignore the effect of gravity, तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम। सारा कुछ पास्कल लॉ से रिलेटेड है। अगर मेरे पास एक प्लेन सरफेस है और इसके जस्ट ऊपर यहां पर एयर है, क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ रहा होगा, पी ए। क्या आ रहा होगा, पी ए। तो इस, आपने ये जो लिक्विड की सरफेस बनाई है, जरा ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
लॉजिक समझ जाएंगे, डेरिवेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मान लीजिए लिक्विड है, यहाँ पे आपने जॉल भरा हुआ है, क्या भरा है, जॉल, एकदम प्लेन सरफेस है। अगर एकदम प्लेन सरफेस है बेटा युवराज, तो इसके ऊपर हवा है, क्या है, हवा यानी एयर। अब एयर कौन सा प्रेशर लगाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी रहा होगा। एंड बाय पास्कल्स लॉ इफ वी विल इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर, तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम। तो अगर सरफेस के जस्ट ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए आ रहा है, तो जस्ट नीचे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहा होगा, पीए। और ये प्रेशर पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या रहा होगा, सेम। यहां पर भी प्रेशर कितना रहा होगा, पीए, तो जस्ट नीचे यहां भी प्रेशर कितना आया होगा, पीए। और इसी वजह से प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम था, और ये लेवल एकदम हॉरिजॉन्टल बना हुआ था। कैसा बना हुआ था, हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर आप कहीं पर फ्लूइड की हॉरिजॉन्टल लेयर देते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट लेयर देखते हैं, तो वहां पर पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो प्रेशर क्या आ रहा होता है, सेम। यहां तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। पास्कल्स ने यही तो बोला था कि अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दें तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम। और इतने छोटे से लेवल में तो ऑब्वियसली आप ग्रेविटी को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इग्नोर। अच्छा यानी कि अगर कहीं पर लिक्विड का हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो प्रेशर आपको हर एक पॉइंट पर सेम मिलने वाला है, प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और इस वजह से हमारी लिक्विड की सरफेस एकदम प्लेन बनी रहेगी। कैसी बनी रहेगी, प्लेन। लेकिन अब अगर मान लीजिए गलती से कहीं पर आपने स्मॉल ड्रॉप ले लिया और उसमें कर्व सरफेस बन गई, ऊपर एयर है, ऊपर क्या है, एयर। अच्छा ये वही लिक्विड है, मान लीजिए सेम डेंसिटी वाला ये भी लिक्विड था, लेकिन अब इसने स्फेरिकल शेप ले लिया। और स्फेरिकल शेप क्यों लिया, क्योंकि मान लीजिए स्मॉल ड्रॉप थी, क्या थी, स्मॉल ड्रॉप। अब देखिए क्या होगा, अब बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ रहा होगा, बताइए, पीए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर की तरफ क्या आ रहा होगा, पीए। तो बाय द पास्कल्स लॉ यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए, पीए। जैसा यहां सिचुएशन वैसी यहां सिचुएशन, अगर बाहर प्रेशर पीए तो अंदर भी प्रेशर क्या, पीए। लेकिन अब होता क्या है कि चूंकि यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस बन गई है, किस प्रॉपर्टी की वजह से बनी, कौन सी प्रॉपर्टी जो स्फेरिकल शेप देती है, अरे क्या पढ़ा था, कौन सी प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन। क्या इसी प्रॉपर्टी की वजह से स्फेरिकल शेप आया। और याद करिए मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि अगर आपको सरफेस टेंशन पता है, तो आप सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स भी निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स क्या आता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी सरफेस टेंशन का काम क्या है, फोर्स डेवलप करना। अब याद करिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के इंटीरियर का जो पार्टिकल है उस पर नेट कोहेसिव फोर्स क्या होता था, 0। लेकिन क्या इस पर नेट कोहेसिव फोर्स 0 हो पाता है, जो सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं उन पर नेट कोहेसिव फोर्स 0 नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन की वजह से कहा, अब वो डेरिवेशन में आया था, हर जगह दो सर्विस थोड़ी ना होंगी। जैसे ये ऊपर वाला सर्विस है, ये ऊपर वाला पार्टिकल जो है इस पर यहाँ कोहेसिव फोर्स आया, यहाँ कोहेसिव फोर्स आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, हर जगह कोहेसिव फोर्स आया कि नहीं आया। तो यानी कि एक्सटीरियर के यानी ऊपर वाली सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों, सब पर एक फोर्स किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। और इतिहास गवाह है जहां फोर्स है वहां कौन आता है, पिरेसर। कौन आता है, पिरेसर, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ एक एडिशनल फोर्स डेवलप हो रहा है, अंदर की तरफ क्या डेवलप हो रहा है भाई, यहाँ का पार्टिकल जो होगा भैया उस पर इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, कोहेसिव फोर्स आ रहा होगा हर जगह, इस पर भी इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, हर जगह। अरे हर जगह क्या आ रहा होगा, फोर्स। किस प्रॉपर्टी की वजह से, सरफेस टेंशन। और इतिहास गवाह है जहां फोर्स है वहां कौन आ जाता है, प्रेशर। यानी कि जो सरफेस टेंशन है हमारी इस लिक्विड ड्रॉप में, जो सरफेस टेंशन है वो क्या डेवलप कर देता है, प्रेशर। और ये एडिशनल प्रेशर इसको मिल जाता है। मतलब ओवरऑल सिचुएशन क्या होती है, बाहर तो एयर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, पीए। बाहर एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, पीए। अंदर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए पीए तो आएगा ही आएगा, साथ में एक एडिशनल प्रेशर स्मॉल पी भी आ जाएगा। अब ये प्रेशर क्यों आएगा बताइए, ये किसकी वजह से आया, ये सरफेस टेंशन की वजह से। यानी कि जब भी स्फेरिकल शेप बनती है, जब भी क्या बनती है, स्फेरिकल शेप बनती है, तो क्या प्रेशर ऊपर नीचे बैलेंस होते हैं, नहीं, इंटीरियर पर प्रेशर बढ़ जाता है। इंटीरियर पर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जब एक लिक्विड की सरफेस स्फेरिकल शेप लेती है तो प्रेशर कहां बढ़ता है, आप कहां बताएंगे, कहां बढ़ता है, प्रेशर इंटीरियर पर बढ़ता है। किस प्रॉपर्टी की वजह से बढ़ता है, सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस के ये पार्टिकल्स हैं
इन पर कोहेसिव फोर्स इस तरफ जा रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियर पर क्या डेवलप हो रहा है, इंटीरियर पर क्या डेवलप हो रहा है, प्रेशर। ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अलग है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। मतलब अगर लिक्विड की एक ड्रॉप है तो सीधी सी आप लॉजिक समझिए, बाहर प्रेशर था पीए, यहां पर तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, पीए, लेकिन ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि हमारी लिक्विड सरफेस ने कैसा शेप गेन कर लिया, स्फेरिकल, तो इंटीरियर पर कौन सा एक एक्सेस प्रेशर भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर इंटीरियर पर एक्सेस प्रेशर आ गया तो मैंने आपको बताया था कि इस पूरी दुनिया में हर चीज क्या रहना चाहती है, स्टेबल। क्या रहना चाहती है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आपको अभी प्रश्न का जवाब मिलेगा। आपको पता है कि हर चीज इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती है, वो नहीं चाहती उसके पास कोई एडिशनल फोर्स है, एडिशनल प्रेशर है। तो अब जैसे ही लिक्विड ड्रॉप के अंदर ये एडिशनल प्रेशर आया तो ये लिक्विड ड्रॉप परेशान हो जाएगी, कहेगी मैंने शेप लिया था स्फेरिकल ताकि मैं स्टेबल हो सकूं, और देखो यहां पर क्या हुआ, एक एक्सेस प्रेशर जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, तो अब उसे इस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और प्रेशर कम करने का एक ही तरीका है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर एरिया आप बढ़ा दोगे, लिक्विड ड्रॉप का एरिया बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और ये एरिया बढ़ने का प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कि ये एक्सेस प्रेशर खत्म ना हो जाए। इसीलिए जब फिश एक्वेरियम के अंदर छोटा सा बबल बनता है तो ऊपर आते आते उसका साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही वो कर्व सरफेस बनी, अंदर कौन सा प्रेशर आ गया, एडिशनल प्रेशर आ गया, और उस एडिशनल प्रेशर को बैलेंस करने के लिए उस एयर बबल ने अपने साइज को क्या करा, बढ़ाया। तो जैसे जैसे वो अच्छा, ऊपर आने का रीजन क्या है, बिकॉज जो एयर है वो लाइटर होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन उसका साइज क्यों बढ़ रहा है, किसको बैलेंस करने के लिए, एक्सेस प्रेशर, प्रेशर नहीं, कौन सा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। और ये एक्सेस प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आया, नहीं, ये किसकी वजह से आया, सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से जितनी भी कर्व सरफेस होती हैं उनके अंदर एक एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाता है, और उस एक्सेस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमारा एयर बबल, लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल अपने साइज को क्या करता है, बढ़ाता है। अपने साइज को क्या करता है। अब एयर बबल बढ़ता हुआ आपको आसानी से दिख जाता है, लिक्विड ड्रॉप में आपको ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर चेंजेस बहुत स्मॉल होते हैं। अच्छा, सोप बबल में क्या होता है, तो पूछता है कि सोप बबल प्रिक्ड क्यों हो जाता है, वो लगातार बना क्यों नहीं रहता है। तो जैसे ही आपने एक सोप बबल बनाया, आपने फुग्गे में फूक, ऐसे एक बबल बन गया, तो उस बबल के साथ क्या होगा, वो आराम से मस्त डोल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, एक्सेस प्रेशर। अब वही सेम चीज है, वो भी बोलेगा यार मैंने स्फेरिकल शेप इसलिए लिया था ताकि मैं स्टेबल बन सकूं, और मेरे अंदर तो क्या डेवलप हो गया, एक्सेस प्रेशर। तो उसे अपने एक्सेस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और एक्सेस प्रेशर को कम करने के लिए उसे अपने साइज को क्या करना पड़ेगा। बट चूंकि वो बना सोप सॉल्यूशन का है, और सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, तो जैसे ही वो अपने साइज को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्या हो जाता है, प्रेग्ड हो जाता है। समझ गए मेरी बात को, अरे नहीं समझे, ए समझ गए। तो सोप बबल जो होता है वो क्यों ऐसे वो ढूंढिया, तो समझ गए ना क्या होता है उसका कारण। चलिए अब एक सुर में मुझे जवाब दीजिएगा, प्लेन सरफेस पे पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी आ रहा है तो नीचे भी क्या होता है, तो टोटल प्रेशर बैलेंस होता है, इसलिए लेवल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। तो लिक्विड की प्लेन सरफेस स्फेरिकल शेप लेती क्यों है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ताकि वो इक्विलिब्रियम पर आए। लेकिन जैसे ही स्टेबिलिटी को गेन कर, मतलब स्फेरिकल शेप लेती है, अंदर एक क्या डेवलप हो जाता है, किस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से एक एडिशनल फोर्स नीचे की तरफ जा रहा होता है, और इतिहास गवाह है जहां फोर्स है वहां पर क्या है, प्रेशर। तो लेकिन इस पूरी दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए उसे अपने यहां पर इस केस में ये लिक्विड ड्रॉप बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती है मैंने स्फेरिकल शेप लिया था बैलेंस होने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, और यहाँ मेरे पास एक क्या आ गया, अपना ही सिक्का खोटा निकला, ठीक है। तो इसने कहा कि अब मैं इस एक्सेस प्रेशर को कम करूंगी, तो एक्सेस प्रेशर को कम करने के लिए इसे अपने साइज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू अगर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो कब तक एयर बबल या सोप बबल या लिक्विड ड्रॉप अपने साइज को बढ़ाएगा, जब तक पी डिसअपियर ना हो जाए, गायब ना हो जाए कि पूरा प्रेशर, पीए तो रहेगा ही रहेगा, ये तो गायब हो नहीं सकता। सिर्फ किसको गायब करना है, कि एक बार अगर आपने पी को गायब कर दिया तो फिर से क्या मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो इसीलिए चाहे सोप बबल हो, चाहे लिक्विड ड्रॉप हो, चाहे आपका एयर बबल हो, सबके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। अब आज हमें यही एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करने हैं कि अलग अलग जगह इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब एक यहाँ पर हम जो डेरिवेशन शुरू करने वाले हैं, आप पहले उसका अप्रोच समझिए। हमारा ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कर्व सरफेस।
कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉ, सोप बबल या एयर बबल में कोई एक जरूर आता है। अब यहां पर होता क्या है, हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड ड्रॉप जो होती है या एयर बबल जो होता है या सोप बबल होता है, अपने साइज को क्या करता है, अपने साइज को क्या करता है, आप चुप हो गए, अभी पढ़े थे, क्या करता है, अपने साइज को एक्सपेंड करता है। तो इसका मतलब वो अपनी रेडियस में चेंज लाता है, उसको पहले कम थी अब उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। और अगर उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सेस प्रेशर का वर्क निकाल लें, और वर्क हमेशा किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो इसका मतलब हम क्या पता कर सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर कितना रहा होगा। अब सोचो कैसे डेरिवेशन होगी, सोच के देखो, अपने आप समझ आएगा। पहले हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि एक्सेस प्रेशर की वजह से वर्क कितना आया, वो वर्क हम निकाल लेंगे। और उस वर्क की वजह से आपके बबल का साइज, जो रेडियस है, जो सरफेस एरिया, पहले से कम हुआ कि बढ़ा। तो अगर पहले से बढ़ा तो सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। सर जब आपके किसी आपको पता है कि अगर किसी सरफेस का एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा। अभी आपने क्वेश्चन करा था कि नहीं करा था कि अगर एक बड़ी ड्रॉप 1000 ड्रॉप में बदल जाए तो सरफेस एरिया में चेंज आता है। तो अब अगर आप पहले निकाल लो प्रेशर का वर्क और फिर निकाल लो चेंज इन सरफेस एनर्जी और उसके बाद इक्वेट कर दो, तो क्या पता चल जाएगा, एक्सेस प्रेशर। यानी कि हम अपने कैसे डेरिवेशन में क्या अप्रोच रखने वाले हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, और उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन सरफेस एनर्जी, और उनको आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट। तो हो सकता है कि हमें किसके बारे में पता चल जाए कि अलग अलग लिक्विड सरफेस में क्या क्या एक्सेस प्रेशर आता है। समझ आया कि नहीं आया, तो जरा जल्दी से लिखिए। हेडिंग डालें, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, अरे ये तो समझ गए ना, कल पूछूंगा तो बता दोगे, बोलोगे तो नहीं, जो बता देगा उसको 50 रुपए नगद पुरस्कार पेटीएम के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। क्लास में मतलब परसों इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। अब देखिए डेरिवेशन, मैंने आपको अप्रोच बता दी ना, क्या करना है, पहले क्या कैलकुलेट करना है, वर्क, फिर क्या निकालेंगे, चेंज इन सरफेस एनर्जी, और आपस में क्या कर देंगे, इक्वल। अच्छा बस एक चीज बता दीजिए, वर्क कौन कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कर रहा है, तो बस हम एक्सेस प्रेशर का वर्क ही निकालेंगे। आइए जरा हम प्रारंभ करते हैं अपने डेरिवेशन को। मान लीजिए, मैंने क्या बोला, मान लीजिए, मानने में कोई बुराई नहीं है, इसकी रेडियस कितनी है, आर, अरे क्या है, आर, और बाहर की तरफ से कौन सा प्रेशर आ रहा था, पीए, अंदर की तरफ प्रेशर क्या आया, पीए तो था ही था, स्मॉल पी और आ गया, लिक्विड ड्रॉप है, अंदर जॉल भरा है, क्या भरा है, जॉल, लेकिन जॉल भर देंगे तो गंदा गंदा डायग्राम लगता है। ठीक है, तो समझ गए। अच्छा मान लीजिए एक्सेस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इस एक्सेस प्रेशर ने इस ड्रॉप की रेडियस को डेल्टा आर इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया, डेल्टा आर। तो अब हमारी यही ड्रॉप, अब हमारी यही ड्रॉप अपने साइज को क्या कर देगी, बढ़ाएगी। वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, थैंक यू। बस बस क्या रुला के ही मानोगे क्या तुम, ठीक है ठीक है, हो जाता है कभी कभी गलती से परफेक्ट पे तो इधर देखिए तो यहाँ पर क्या है कि इस ड्रॉप ने कितना रेडियस बढ़ाया, डेल्टा आर। तो किसने डेल्टा रेडियस बढ़ाई, एक्सेस प्रेशर ने। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय, अरे बस, हाँ अरे अपन बहुत, दोबारा हटाऊंगा फिर से ऐसे ही बना दूंगा बाद में, मतलब बाद में वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर टू चेंज, वर्क डन बाय एक्सेस, बातें नहीं, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर टू चेंज द रेडियस। अरे इधर देख लो ए भैया, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर टू चेंज द रेडियस अप टू व्हाट, डेल्टा आर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना बोलो भाई,
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स किसकी वजह से आया? एक्सेस प्रेशर की वजह से आया। तो एज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। अब मैं फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा जरा बताइए। जो लोग लिख रहे हैं थोड़ा सा रुक जाए, पहले समझ लें, समझ लीजिए पहले। तो एक्स वर्क डन आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा आर। अब इनिशियल एरिया कितना था भैया? 4πr²। क्योंकि ड्रॉप हमारी स्फेरिकल होती है तो इसका एक्सेस प्रेशर आएगा P इंटू क्या आएगा? 4πr² आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, 4πr² इंटू डेल्टा आर। आधा पड़ाव प्राप्त तो हम लोगों ने हासिल कर लिया। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? वर्क डन। क्योंकि अब यही प्रेशर तो हमें कैलकुलेट करना है। अब बस आधा पड़ाव और क्या रह गया कि क्या निकालना है? चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो मान लीजिए कि इसका इनिशियल इसका सरफेस टेंशन S है, तो अब आप बताइए इनिशियल एरिया कितना होगा बताइए? इनिशियल एरिया होगा 4πr²। हाँ ना बोलो। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? फाइनल एरिया हो जाएगा 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। हाँ ना बोलो। अब अपन लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन एरिया। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। नहीं आया? अच्छा, चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा? 4π कॉमन। 4π क्या आएगा? कॉमन। तो अब बताइए इसमें क्या आएगा? r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस r²। अरे नहीं आया? अच्छा, अब इसमें इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, या फिर एक और तरीका है। क्या? ये क्या है? रमेश। ये कौन है? सुरेश। तो रमेश का स्क्वायर माइनस सुरेश का स्क्वायर क्या होता है? रमेश प्लस सुरेश, और रमेश माइनस सुरेश। तो बस यही कर दीजिए तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अरे a²-b² क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। डेल्टा ए तो बताओ, डेल्टा ए इज इक्वल टू 4π दिस प्लस दिस, यानी कि r प्लस ए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, r प्लस डेल्टा आर प्लस आर होगा कि नहीं होगा? फिर दिस माइनस दिस। अरे डायना काहे लिख रही हो? रुक जाओ, लिखे जा रही है। डेल्टा ए इज इक्वल टू 4π, ये कितना हो जाएगा? 2r प्लस डेल्टा आर, और यहां क्या बचेगा? डेल्टा आर। हाँ ना बोलो। अब डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4π, डेल्टा आर अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। अरे नहीं आया? अब फिजिक्स में एक टॉपिक था एरर एनालिसिस। क्या था? एरर एनालिसिस। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, अब इधर देखिए क्या है। अब इधर देखिए, यहां पर ये जो डेल्टा r² है, इसको हम लोग समाज से बाहर निकाल देंगे। डेल्टा r², निग्लेक्ट कर देंगे, बहिष्कार। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज है, आप ये ना सोचें कि भैया एक इतनी बड़ी ड्रॉप है और वो इतनी बड़ी ड्रॉप में बदल गई। नहीं, चेंज बहुत स्मॉल होता है। मतलब जो डेल्टा आर होता है, यानी चेंज इन रेडियस होता है टू बैलेंस द प्रेशर, ये बहुत छोटा होता है, 0.002 मीटर या ऐसा कुछ। तो अब आप सोचिए कि एक क्वांटिटी जो बहुत छोटी है, मान लो 0.02, 0.02 है। अब आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.0002। अब इतनी, अरे वही वही मैथ्स कमजोर है, तभी फिजिक्स पढ़ा रहा है। अच्छा, तो 0.004 आएगा। तो अब आप बताइए इसके कंपैरिजन में क्वांटिटी और छोटी हो गई। तो इतनी छोटी क्वांटिटी को फिजिक्स में हम लेके नहीं चलते, हम क्या कर देते हैं? इग्नोर। क्या कर देते हैं? इग्नोर। तो जब आप इसको इग्नोर कर देंगे तो ये बहुत दुखी हो जाएगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते इसके आगे। तो ये क्या हो जाएगा? 8πr डेल्टा आर। ये क्या आ गया? चेंज इन एरिया। अरे चेंज इन एरिया आया कि नहीं आया? 8πr डेल्टा आर, 8πr डेल्टा आर।
हो जाएगा, इधर देखिए, नहीं मारा तो मारा है क्या मैंने, चलेगा। अच्छा, डेल्टा इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर, क्लियर है। अच्छा अब क्या होगा, नाउ चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना होगा बताइए, चेंज इन सरफेस एनर्जी चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, है कि नहीं है। अब आप बताइए, सरफेस टेंशन तो हमने एस लिया हुआ है और चेंज इन एरिया कितना आया है, 8 पाई आर डेल्टा आर। अब ये जो बातें नहीं, ये जो चेंज इन एनर्जी आया है ये किसकी वजह से आया है, एक्सेस प्रेशर की वजह से। एक्सेस प्रेशर का वर्क आपने निकाल लिया, इसी वर्क की वजह से एनर्जी में चेंज आया है। तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 101 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूं 102, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करोगे तो क्या होगा बच्चों बताइए। जब मैं फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करूंगा तो अब आप देखिए P इंटू ये कितना आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू, इज व्हाट, इक्वल टू, ये कितना आया S इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर, आया कि नहीं आया। अब आप बताइए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और डेल्टा आर से डेल्टा आर कट जाएंगे, ठीक है, आर से आर कट जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 टू सा कितना होता है 8, तो ओवरऑल आपका आंसर आया 2s/r। अच्छा बच्चों बुक्स में एस से या फिर कभी कभी सगीमा से भी शो कर देते हैं, हाँ पता है सिग्मा, ठीक है। सर, इसका वो भी तो होता है। तो अगर बुक में सिग्मा भी लिखा हुआ है तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, समझ गए। यस सर। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप कितना आया 2s/r, जहां पर s क्या है सरफेस टेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जल्दी लिखिए जल्दी, हेडिंग ना, हेडिंग है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, हेडिंग डालिए, शांत हो जाइए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, और उसके बाद इसे लिखिए, और आप कोई बात नहीं करेगा, शांति से लिखिए क्योंकि अगली डेरिवेशन आपको खुद करनी है। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड में हाथ चलाओ। टाइम अभी देखिए, आपने यहां पर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप निकाला, सेम यही सेम डेरिवेशन एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल होता है। अगर किसी कंटेनर में एक एयर बबल बन रहा है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया फिश एक्वेरियम है, और फिश एक्वेरियम में अगर एयर बबल बन रहा है तो उस एयर बबल के अंदर भी सेम यही आंसर आता है, P इज इक्वल टू 2s/r। तो आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कहीं पर एक लिक्विड है और इस लिक्विड में एक कोई एयर बबल बना हुआ है, तो अंदर आपका लिक्विड गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगी एयर। अब अगर अंदर एयर है तो मान लीजिए इसकी इनिशियल रेडियस कितनी थी r, तो अब इसके अंदर भी क्या जनरेट होगा एक्सेस प्रेशर, उसको बैलेंस करने के लिए ये भी अपने साइज को क्या करेगी बढ़ाएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि चाहे लिक्विड ड्रॉप हो चाहे एयर बबल हो, आंसर सेम आता है। क्यों सेम आता है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर क्या होता है लिक्विड, और बाहर क्या होती है एयर। कितनी फ्री सरफेस है एक, कितनी फ्री सरफेस है एक, अंदर लिक्विड है बाहर क्या है एयर। और एयर बबल में सोचो अंदर क्या है और बाहर क्या है लिक्विड, तो सिर्फ सिचुएशन इन्वर्ट हो गई, लेकिन अभी भी सिर्फ एक ही लेयर फ्री है। जबकि सोप बबल देखो क्या होता है, सोप बबल, सोप बबल के अंदर भी क्या होती है एयर और बाहर भी क्या होती है एयर। तो इसमें कितनी फ्री सरफेस होती है दो, कितनी होती है किसके अंदर सोप बबल के अंदर। लेकिन
एयर बबल यानी कि एयर बबल इनसाइड द लिक्विड या फिर लिक्विड ड्रॉप में आप खुद सोच के देख लीजिए कितनी फ्री सरफेस है। लिक्विड ड्रॉप जब बनेगी अंदर लिक्विड होगा, मान लीजिए वाटर की ड्रॉपलेट है तो अंदर क्या होगा वाटर, बाहर क्या होगा एयर, तो कितनी फ्री सरफेस है एक। एयर बबल के लिए सोच के देखो, जब पानी के अंदर एयर बबल बन गया तो यहां पूरा क्या है एयर, बाहर क्या है लिक्विड, तो अभी भी सिर्फ कितनी सरफेस फ्री है एक। तो चाहे एयर बबल इनसाइड द लिक्विड हो, चाहे आपने अभी पहली डेरिवेशन करी आंसर सेम आता है, तो सेकंड पॉइंट डाल के बस लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग ऐसे डाल लीजिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, और उसमें बस आप लिख लीजिए सेम एज प्रीवियस डेरिवेशन, बस जहां पर लिक्विड ड्रॉप है वहां पर एयर बबल हो गया, डायग्राम चेंज हो जाएगा, डायग्राम ये वाला बना लीजिएगा जो मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। नहीं एक मिनट, किसका बातें नहीं बना लिया, बस डायग्राम बना के आप इसे लिख लीजिए, बाकी सारा काम से जाने बस एक चीज और सुनो चले, पक्का डायग्राम बना लिया सबने। अच्छा आप लिखिए एक्सेस प्रेशर, हाँ हाँ सिग्मा, सिग्मा से या उससे आपको डेरिवेशन नहीं लिखनी, सेम एज प्रीवियस लिख के लास्ट का रिजल्ट लिख लीजिए P इक्वल टू 2s/r, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आपने हेडिंग डाली एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, आप नीचे लिख लीजिए सेम एज प्रीवियस डेरिवेशन, और उसके लास्ट में आंसर लिख लीजिए P इक्वल टू 2s/r, यानी एयर बबल के अंदर भी एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2s/r, चाहे एयर बबल की डेरिवेशन है चाहे सोप बबल की, सेम यही कर देना, ठीक है। अब एक लास्ट देख लीजिए, हेडिंग डालिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, बस 2 मिनट आप देखिएगा, 2 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, आप चली जाना फिर लिख बाद में लेना। हेडिंग डालिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना आज। सोप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, नहीं इसमें ये नहीं है। अब सोप बबल में क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल में देखिए क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। आपका जब एक सोप बबल बनता है, अरे बातें नहीं, ध्यान से सुनिए, जब आपका सोप बबल बनता है तो इस सोप बबल में अंदर भी क्या होती है एयर, और बाहर भी क्या होती है, तो इस सोप बबल की कितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में है 2, यानी इसकी कितनी फ्री सरफेस हुई, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। तो आप जो चेंज इन एरिया निकालेंगे वो इनर और आउटर दोनों का निकालेंगे, लेकिन चूंकि सोप बबल की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है तो इसलिए हमारे लिए डेरिवेशन बहुत आसान हो जाती है। कैसे, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर टू चेंज द रेडियस अप टू डेल्टा आर, यहां तक सेम है कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू 4πr² डेल्टा आर, सेम रहेगा। इनिशियल एरिया कितना है, अभी भी इसका इनिशियल एरिया कितना होगा 4πr², और चेंज इन रेडियस कितना है सपोज डेल्टा आर, तो फाइनल एरिया क्या होगा 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। फिर चेंज इन एरिया निकालोगे, उसमें क्या लिखोगे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, बस एक छोटा सा चेंज आता है, इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर देते हैं 2 का, क्यों, क्योंकि कितनी फ्री सरफेस है 2, तो पहले आपने सिर्फ एक ही फ्री सरफेस का चेंज इन एरिया निकाला, अब कितनी फ्री सरफेस का निकालना है 2, तो इनटू क्या कर दिया 2, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, अरे 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर भी क्या आएगा 8, यहाँ पर भी क्या आएगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पर ये हम 16 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा। तो अब आपका जो एक्सेस प्रेशर है वो 4s/r आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4s/r। मेरी बात समझ आई, क्या चेंज है, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, सीधा सा जवाब दीजिए, क्यों करा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कितनी फ्री सरफेस है 2, इनर सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में और
आउटर सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है, तो चेंज इन एरिया इनर सरफेस का भी लिया जाएगा और आउटर सरफेस का भी। बट चूंकि थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम जो चेंज इन एरिया निकाल रहे हैं उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। तो ओवरऑल आपका आंसर आ गया, मतलब बस चेंज यहां पर आएगा कि ये 8 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 4s/r। यानी कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप कितना होता है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2s/r। एयर बबल के अंदर भी कितना होता है, 2s/r, और सोप बबल के अंदर 4s/r। ये सिर्फ एक्सेस प्रेशर है। यहीं पर आकर हमारा ये सभा समाप्त होती है।